हाँ तो दोस्तों, राजापुर की हार का समाचार सुनने के बाद कसम खाने वाले विष्णुगुप्त चाणक्य का एक दिन मगध में जाना हुआ। मगध के महामंत्री सत्तार ने उनको बुलाया था, जहां पर जाने के बाद जो वहां के उस समय के राजा महानंद थे ने उनका अपमान कर दिया। जो राजा अपनी प्रजा का सुख दुख का ध्यान नहीं रखता है, उस राजा को राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कहकर उस विष्णुगुप्त चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और वहां से चले गए। और अब आगे उनकी मुलाकात एक बालक चंद्रगुप्त से हुई। चंद्रगुप्त को देखने के बाद चाणक्य समझ गए कि यही वह बालक है जो एक दिन पूरे भारतवर्ष पे राज करेगा। अब आचार्य चाणक्य का दिमाग और चंद्रगुप्त का साहस मिलकर राजा नंद के खिलाफ काम करने लगे, वर्क करने लगे। चूंकि महाराजा नंद की जो बहुत बड़ी विशाल सेना थी, इतनी बड़ी विशाल सेना होने के बावजूद भी विष्णुगुप्त की बुद्धिमानी के सामने उनकी एक न चली। और परिणाम यह आया कि एक दिन राजा नंद को उसके ही महल में बंदी बना लिया गया। और बंदी बना लेने के बाद उसको उसके ही राज दरबार में पेश किया गया, जहां पर राजा की कुर्सी पर बैठा हुआ चंद्रगुप्त और महामंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ विष्णुगुप्त चाणक्य, जिसने बिना कुछ सोचे समझे ही राजा नंद को मौत की सजा दे डाली। और यहीं से भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त ने अपने समय में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया, जो कि सिकंदर का प्रधान सेनापति होता था, और उसको युद्ध में हराया। यह बात दोस्तों लगभग 321 ईस्वी की पूर्व की है, जब विष्णुगुप्त ने इस भारत को संगठित करने की कसम खाई थी। सम्राट चंद्रगुप्त ने पूरे भारतवर्ष को संगठित किया। चाणक्य के बुद्धिमानी और अर्थशास्त्रिक ज्ञान के कारण उस समय प्रजा बहुत ही खुशहाल थी। उस समय प्रजा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। अगर हम आगे की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार राजगद्दी पर बैठा और भारत का राजा हुआ। बिंदुसार लगभग 297 ईस्वी पूर्व राजगद्दी पर बैठा। और बिंदुसार के बाद राजा अशोक, दुनिया सम्राट अशोक के नाम से जानती है, 273 ईस्वी पूर्व ये जो है कि राजगद्दी पर बैठे। इन्होंने राज्य का बहुत विस्तार किया। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और शस्त्र न उठाने की, हिंसा न करने की कसम खाई और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार इत्यादि में लग गए। स्तूप इत्यादि का निर्माण कराने लगे। और इसके बाद गद्दी पर बैठा दशरथ, सम्राट अशोक का पोता होता था। और यह भी सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म स्वीकारने के कारण ये लोग सम्राट अशोक जैसे नहीं रहे। बाद संतप्ति हुआ, जो कि संतप्ति दशरथ का पुत्र था। यह राजगद्दी पर बैठा और इसने क्या किया कि जो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए नियम थे, नीतियां थी, उनमें बदलाव कर दिया। धीरे इनका जो प्रभाव था वह भारत से खत्म होने लगा। जो छोटे छोटे राजा थे, जो छोटे छोटे जिला थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। और मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य की बात करते हैं, जिसको उसके ही सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने धोखे से उसका वध कर दिया। यही भारत का निर्माण करने वाला मौर्य वंश समाप्त हो गया। यहां से शुरू होता है शुंग, कनिष्क इत्यादि राजाओं का राज्य, जो कि लगभग 150 साल तक ये भारत में राज्य करते रहे। दोस्तों, जिस भारत निर्माण की कसम आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने खाई थी, वह सिर्फ मौर्य वंश के साथ खत्म नहीं हुई, कि उसके मानने वाले और भी लोग हुए।
साम्राज्य का असर धीरे धीरे भारत में घटने लगा और जो छोटे छोटे राजा थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, ऐसे ही एक राजा थे श्रीगुप्त, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। गुप्त का एक बहुत छोटा सा राज्य था, लेकिन उसके बाद उनके पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य का विस्तार किया और अपने राज्य को बहुत बढ़ाया। इसके बाद उनके पुत्र समुद्रगुप्त की बारी आती है, जिसे भारतीय इतिहास का नेपोलियन कहा जाता है। भारत को संगठित करने की कसम खाने वाले समुद्रगुप्त यह गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कहे जाते हैं। ये इनका इतिहास क्या है दोस्तों, जानने के लिए अगले भाग को जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।